अरे जाने मन, जरा घूंघट तो उठाओ। मनोहर की आज सुहाग रात है, इसलिए वो बहुत खुश है। उसकी शादी नहीं हो रही थी। बहुत मुश्किल से उसे एक लड़की मिली है। बिस्तर पर बैठते ही मनोहर ने लड़की का घूंघट उठा दिया और घूंघट उठाते ही मनोहर चौंक गया। उसने देखा कि घूंघट के नीचे कोई लड़की नहीं बल्कि एक नागिन है। अरे ये क्या, दूर हो जाओ मुझसे, दूर हो जाओ। मनोहर कमरे से दौड़कर निकल गया। नागिन, नागिन, मेरे कमरे में नागिन है। क्या हुआ, क्या हुआ मनोहर, तुम दौड़ क्यों रहे हो? मेरे कमरे में नागिन है। कहाँ? चलो देखते हैं। मनोहर के साथ वो आदमी कमरे में घुसा और देखा बिस्तर पर एक सुंदर सी लड़की बैठी हुई है। कहाँ है नागिन? ये तो तुम्हारी बीवी है, लेकिन मैंने अभी अभी नागिन को देखा था। तुमने जरूर कोई सपना देखा होगा। मनोहर ने और कुछ नहीं कहा और वो चुपचाप सो गया। उसने अपने आप को तसल्ली देने की बहुत कोशिश की। हाँ, मैंने जरूर कोई सपना देखा है, वरना ऐसा थोड़ी होता है। मनोहर सो गया और उसकी बीवी हंसने लगी। हंसते हंसते वो सच में नागिन बन गई और खिड़की से निकल गई। आज से करीब 100 साल पहले बेला नागिन यहीं पर रहती थी। तब यहाँ घना जंगल हुआ करता था। बेला नागिन शांतनु नाम के इच्छाधारी नाग से प्यार करती थी और मनोहर पिछले जन्म में एक सपेरा हुआ करता था। वो पूरा दिन सांप ढूंढता फिरता था। आज बस एक सांप मिल जाए, उसे बेचकर मैं घर चला जाऊंगा। बहुत ढूंढने के बाद मनोहर को एक सांप मिला और वो चला गया। मनोहर से जंगल के सभी नाग और नागिन डरते थे। सारी नागिन अपने बच्चों को मनोहर के नाम से डराती थी। जल्दी जल्दी सो जा, नहीं तो मनोहर सपेरा आ जाएगा और तुझे उठाकर ले जाएगा। ये सुनकर सारे बच्चे डर भी जाते थे। ऐसी ही जिंदगी चल रही थी। बेला नागिन ने एक दिन शांतनु से कहा, शांतनु, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ बेला, मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। शांतनु और बेला की प्रेम कहानी शुरू हो गई और कुछ ही दिनों में ये बात नाग और नागिनों के बीच में फैल गई। पता है, बेला और शांतनु का कुछ चल रहा है। हाँ, मुझे पता है, कल ही उन लोगों को एक साथ देखा था मैंने। बेला ने अपने घर वालों को भी बता दिया और शांतनु ने अपने घर वालों को। सभी राजी हो गए। इतने में एक दिन दोपहर को अकेली बेला नागिन एक झील के किनारे गई। कुछ ही दिनों बाद मेरी शादी है। मुझे तो सोचकर ही शर्म आ रही है। बेला अपने ही मन में गुनगुनाती रही। इतने में वहाँ मनोहर सपेरा आ गया और उसने बेला नागिन को देख लिया। बेला बहुत खूबसूरत थी, इसीलिए पहली नजर में मनोहर को बेला पसंद आ गई। अरे वाह, कितनी सुंदर नागिन है। काश मेरी शादी ऐसी सुंदर लड़की से हो जाए। अरे मैं तो इसी से शादी कर सकता हूँ। मैं इससे शादी की बात करके देखता हूँ। मनोहर बेला के सामने गया। इच्छाधारी नागिन, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम बेला नागिन है, लेकिन तुम कौन हो? मैं मनोहर हूँ। मनोहर? इसका मतलब तुम ही हो वो दुष्ट सपेरा? दुष्ट? नहीं नहीं, मैं तो अच्छा आदमी हूँ। मैं तुमसे एक जरूरी बात करने आया हूँ। हाँ बोलो। तुम मुझे बहुत पसंद आ गई हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये सुनकर बेला नागिन जोर से हंस पड़ी। मैं और तुमसे शादी? एक नागिन और एक सपेरे की शादी? बेला हंसती रही। मनोहर को बहुत बुरा लगा। एक सपेरे को ठुकरा रही हो तुम, सोच लो। मेरी शादी तय हो चुकी है शांतनु के साथ, तुम भागो यहाँ से। बेला ने मनोहर को भगा दिया। मनोहर बहुत गुस्सा हो गया। मुझे ठुकरा दिया उस नागिन की बच्ची ने, उसकी इतनी हिम्मत। मुझे वही नागिन चाहिए, उसी के साथ मैं सुहाग रात मनाऊंगा। बहुत सोचने के बाद मनोहर ने एक प्लान बनाया। शांतनु से उसकी शादी तय हुई है ना, मैं शांतनु को ही गायब कर दूंगा। उस रात शांतनु किसी दोस्त के घर गया हुआ था। दोस्त के घर से वो अपने घर लौट रहा था। रात हो गई थी और जंगल का रास्ता था। तभी उसे कहीं से बीन बजने की आवाज सुनाई दी। ये बीन कहाँ से बज रहा है? मेरा सर चकरा रहा है। शांतनु बेहोश हो गया और तभी वहाँ मनोहर आ गया। उसके हाथ में बीन थी। अब शांतनु मेरे कब्जे में है। अब क्या करोगी बेला नागिन? मनोहर ने शांतनु को उठा लिया और वहाँ से चला गया। अगले दिन बेला शांतनु को ढूंढने लगी, लेकिन शांतनु कहीं पर नहीं मिला। क्या हो गया? शांतनु कहाँ चला गया? तब पीछे से मनोहर आया और कहने लगा, शांतनु को ढूंढ रही हो क्या? हाँ, शांतनु मिल नहीं रहा है। कहीं तुमने तो कुछ? शांतनु को मैंने अगवा किया है। अगर शांतनु को जिंदा देखना चाहती हो तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। शैतान सपेरा! ये कहते हुए बेला मनोहर को डसने के लिए आगे बढ़ी। मुझे मारने से शांतनु वापस नहीं आएगा, मुझसे शादी कर लो।
सिर्फ मैं ही शांतनु को बचा सकता हूँ। बेला के सामने और कोई रास्ता नहीं बचा। वो राजी हो गई, लेकिन उसने मनोहर को मारने का प्लान बना लिया। अगले ही दिन मनोहर से बेला की शादी हो गई और वादे के मुताबिक मनोहर ने शांतनु को छोड़ दिया और सुहाग रात में बेला का घूंघट उठाते ही बेला ने मनोहर को डस लिया। मनोहर तड़पने लगा। आह, आह, मुझे मार डाला तूने। याद रखना, मैं तेरे साथ सुहाग रात नहीं मना पाया। जब तक तू मेरे साथ सुहाग रात नहीं मनाएगी तब तक तुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। ये बोलते हुए मनोहर ने बेला के ऊपर पाउडर जैसा कुछ फेंक दिया और बेला की मौत हो गई। मनोहर भी वहीं पर मर गया। बेला की आत्मा घूमती रही। 100 सालों बाद मनोहर का पुनर्जन्म हुआ, लेकिन पिछले जन्म में किए पापों की वजह से उसे शादी के लिए लड़की नहीं मिल रही थी। बेला की आत्मा को सब कुछ याद था, इसीलिए उसने मनोहर से शादी करने के लिए हाँ कर दी और मनोहर से शादी करके उसके साथ बेला ने सुहाग रात मनाई। उसके बाद बेला को मुक्ति मिल गई। शांतनु इतने दिनों से स्वर्ग में बेला का इंतजार कर रहा था। बेला शांतनु के पास गई। बेला, तुम आ गई हो बेला? हाँ शांतनु, आखिरकार हम दोनों मिल ही गए। उस पार नहीं तो क्या हुआ, जीवन के इस पार हम दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे। इसके बाद से दोनों एक साथ रहने लगे और धरती पर मनोहर पागल हो गया। पिछले जन्म के पापों की सजा उसे इस जन्म में मिलने लगी। इसीलिए कहते हैं कि पाप कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ते। रायगढ़ नाम का एक छोटा सा गांव था। उसमें मोहन नाम का किसान अपनी पत्नी सुलेखा और बेटी मोनू के साथ रहता था। खेती से जो फसल होती उसे बेचकर मोहन अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। मोहन की पत्नी सुलेखा भोली भाली और धार्मिक महिला थी। वो भगवान की खूब पूजा पाठ करती थी। उन तीनों का एक छोटा सा खुशहाल परिवार था। ऐसे ही समय बीता। फिर एक रोज मोहन जब खेत में खुदाई कर रहा था तो उसकी कुदाल के नीचे एक सांप आ गया और कुदाल लगने से उसकी मौत हो गई। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया मुझसे? ये सांप तो मर गया। तभी उसकी नजर उस सांप के बिल में गई जहाँ उसका छोटा बच्चा भी था, लेकिन नागिन वहाँ पर नहीं थी। ये मुझसे कैसा अनर्थ हो गया? इसके पिता की हत्या मुझसे हो गई और ये बच्चा मेरी वजह से अनाथ हो गया। अब मैं इसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। आज से ये मेरा दूसरा बेटा है और अब से ये हमारे साथ ही रहेगा। मोहन उस बच्चे को टोकरी में डालकर घर ले आया और अपनी पत्नी को उसने सारी बात बताई। उसकी पत्नी भी उसे अपना बेटा मानने के लिए तैयार हो गई। उधर जब नागिन आई तो उसने अपने मरे हुए सांप को देखा तो वो बहुत रोई। ये मेरे पति का ये हाल किसने किया? और मेरा बच्चा वो भी यहाँ नहीं है। इसका मतलब उसे भी किसी ने मार डाला। जिसने मेरे पति और मेरे बच्चे को मारा है, मैं उसके पूरे परिवार को खत्म कर दूंगी। अगले दिन मोहन फिर उसी कुदाल के साथ खेतों में काम करने गया। उस कुदाल पर थोड़ा खून लगा हुआ था। खून देख नागिन ने कहा, इस आदमी की कुदाल पर खून लगा हुआ है। इसका मतलब इसी ने मेरे नाक को मारा है। मुझे इसका पीछा करना होगा। वो मोहन का पीछा करने लगी। मोहन अपने घर पहुंचा तो नागिन खिड़की के रास्ते उसके घर में घुस गई और एक कोने में जाकर छिप गई। फिर मौका देखते ही उसने मोनू को डस लिया। मोनू जोर से चिल्लाया, माँ, बाबा। वो दोनों दौड़े दौड़े अंदर गए तो मोनू के मुंह से झाग निकल रहा था और नागिन खिड़की के रास्ते बाहर जा रही थी। उन्होंने नागिन को जाते हुए देख लिया था। इस नागिन ने मेरे बच्चे को डस लिया। मोनू को अस्पताल ले चलो जी। लेकिन फिर मोनू ने एक लंबी सांस भरी और उसकी वही मौत हो गई। मेरा मुन्ना, मेरा बच्चा। उस नागिन ने हमारे बच्चे को खत्म कर दिया। उधर नागिन आज खुश थी। उस किसान के बेटे को मारकर मेरे आधे मन को शांति मिली है। अब जब उसकी पत्नी और उसकी भी जान ले लूंगी तभी मेरा बदला पूरा होगा। अगले दिन वो फिर खिड़की के रास्ते घर में घुसी, लेकिन जब उसने वहाँ का दृश्य देखा तो वो हैरान रह गई। मोहन और उसकी पत्नी दोनों सांप के बच्चे को दूध पिला रहे थे। ले बेटा ले, और दूध पी। मेरा बच्चा जिंदा है। ये मुझसे क्या गुनाह हो गया? ये तो मेरे बच्चे को पाल रहे हैं और मैंने इन्हीं के बच्चे को मार दिया। नागिन भोलेनाथ से प्रार्थना करती है, हे भोलेनाथ, कुछ ऐसा चमत्कार कर दो कि इनकी सूनी गोद भर जाए। तभी एक सेठ सेठानी मोहन के घर का दरवाजा बजाते हैं। मोहन दरवाजा खोलता है। देखिए, हमारे बच्चे को एक सांप ने काट लिया है और कुछ गुंडे हमारे पीछे पड़े हैं। आप हमारे बच्चे को बचा लीजिए, इसे अपने घर में छुपा लीजिए। जी जल्दी मुन्ने को दीजिए। उस बच्चे के मुंह से झाग निकलने लगता है। मोहन और सुलेखा का बीता हुआ कल उनके सामने आ जाता है और वो उसे अपना मुन्ना समझकर बचाने लगते हैं।
तभी वो नागिन इच्छाधारी नागिन बन जाती है और नागमणि मोहन को देते हुए कहती है, ये नागमणि तुम इस बच्चे के कटे हुए हिस्से पर लगा दो, ये जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन आप। जल्दी करो मोहन। मोहन वो नागमणि उसके कटे हुए जगह पर लगा देता है। कुछ ही देर में वो बच्चा पूरी तरह ठीक हो जाता है और फिर नागिन किसान को सारी बात बताती है। साथ ही उसे ये भी बताती है कि वो सेठ सेठानी तो बस एक छलावा थे और भोलेनाथ ने ये बच्चा उन्हें दिया है। इसका मतलब हमारा मोनू हमारे पास वापस आ गया। तुम दोनों ने मेरे बच्चे की इतनी अच्छे से देखभाल की, ये जानकर मैं बहुत खुश हूँ। उस दिन जो हुआ अनजाने में हुआ। मैं आपके पति को नहीं मारना चाहता था। अब मैं सब जानती हूँ मोहन कि तुम दोनों धर्मात्मा इंसान हो और उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। नागिन अपनी नागमणि से उनके घर को धन धान्य से भर देती है और अपने बच्चे को लेकर वहाँ से चली जाती है। मोहन और सुलेखा उस बच्चे के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। अब उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं थी। अब वो हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिताते हैं। नागलोक की राजकुमारी शैवन्या बहुत परेशान थी। कुछ समय से उसके चेहरे पर भद्दे दाग हो गए थे, जिस कारण नागलोक के नगरों में रहने वाले बड़े नागराजाओं के पुत्र उससे विवाह नहीं करना चाहते थे। नागरानी सुपेला, हमारी पुत्री शैवन्या के विवाह के लिए हमने बड़े बड़े नाग कुमारों के लिए प्रस्ताव भेजा है, परंतु हमारी पुत्री शैवन्या के चेहरे को देखकर कोई भी नाग राजकुमार हाँ नहीं कहता। मुझे लगता है हमें अपने कुलगुरु से इस बारे में वार्तालाप करना चाहिए। शायद तुम ठीक कह रही हो नागरानी। हम आज ही कुलगुरु से भेंट करेंगे। नागराज और नागरानी दोनों कुलगुरु के पास जाते हैं और अपनी समस्या बताते हैं। नागराज यशवर्धन, इसका केवल एक ही उपाय है। नाग कन्या शैवन्या को पृथ्वी लोक में बने किसी सौंदर्य सदन में अपना श्रृंगार करना होगा, तभी नाग कन्या शैवन्या अपने चेहरे के इन दागों से छुटकारा पा सकती है। पर यह तो बहुत कठिन है कुलगुरु। इसके सिवा कोई और उपाय नहीं है। शैवन्या को पृथ्वी लोक जाना ही होगा। महल आकर शैवन्या के माता पिता उसे इस बारे में बताते हैं। ठीक है माताजी पिताजी, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। मैं पृथ्वी लोक पर जाने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक विनती है, मैं अकेली ही पृथ्वी लोक पर जाऊंगी। आप मेरे साथ किसी को भी नहीं भेजेंगे। ये कार्य मैं अकेले ही करना चाहती हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहती मेरे कारण किसी को भी कोई परेशानी हो। पर बेटी, तुम बिल्कुल अकेली पृथ्वी लोक पर कैसे जाओगी? वहाँ किसी ने भी तुम्हें पहचान लिया तो तुम पर कोई संकट ना आ जाए पुत्री। आप चिंता मत करो माँ, मैं अपना ध्यान रखूंगी। अपने माता पिता से आज्ञा लेकर शैवन्या पृथ्वी लोक पर पहुंच जाती है और एक लड़की के रूप में आ जाती है, पर शैवन्या के चेहरे के निशान नहीं छिप पाते। ये इंसानी रूप ठीक रहेगा, इससे मुझे कोई पहचान भी नहीं पाएगा। हे राम, कैसा अंधा रिक्शा वाला है, टक्कर मारकर चला गया। मेरी तो चप्पल भी टूट गई। बेचारी कितनी परेशान हो रही है, मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। रुकिए माँ जी, मैं आपकी मदद करती हूँ। जीती रहो बेटी, भगवान तुम्हारा भला करे। परेशान मत हो माँ जी, मैं आपको अपनी चप्पल दे देती हूँ। वास्तव में शैवन्या ने कोई चप्पल पहन ही नहीं रखी थी। वो जादू से एक चप्पल का जोड़ा बनाती है और उस बूढ़ी महिला को दे देती है। मेरा घर यहीं पास में ही है, आओ कुछ देर मेरे घर चलो। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम शैवन्या है। बड़ा ही प्यारा नाम है। इस तरह से शैवन्या उस बूढ़ी महिला के साथ बात करते हुए उसके घर पहुंचती है। तुम एक काम क्यों नहीं करती? जब तक तुम्हें किराए पर घर नहीं मिल जाता तुम मेरे घर पर ही रह लो। इतना बड़ा घर है, मैं और मेरा बेटा सुधीर ही तो रहते हैं, और सुधीर तो सुबह का गया शाम को लौटता है। तुम वो सामने वाला कमरा ले लो और अपना सामान वहाँ रख लो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी, आपने मेरी मुश्किल आसान कर दी, पर अभी तो मेरे पास कोई सामान नहीं है, मैं ऐसे ही आई हूँ। तो कोई बात नहीं बेटी, यहाँ कोई सामान की कमी थोड़ी है। रसोई हो रही और बाकी कमरे में सामान तो है ही, पलंग और अलमारी दोनों ही वहाँ रखी हैं। और इस तरह शैवन्या बूढ़ी महिला के घर में रहने लगी।
माँ से बात किए बहुत दिन हो गए। एक बार जादुई शीशे की सहायता से माँ और पिताजी से बात करती हूँ। शवन्या जादुई शीशे की सहायता से अपने माता पिता को देखती है। शवन्या, बेटी तू कैसी है? तू ठीक तो है ना? शवन्या बेटी, तुम इस वक्त कहाँ हो? तुम अपने असली रूप में तो नहीं आई हो ना? माँ पिताजी आप चिंता मत करो, मैं इंसानी रूप में ही अपने सारे कार्य कर रही हूँ। मैं एक साधारण महिला की तरह ही यहाँ रहूंगी, किसी को भी मुझ पर शक नहीं होगा। आप दोनों अपना ख्याल रखना, मैं जल्द ही लौटूंगी। शवन्या अपने माता पिता से बात करके रसोई में खाना बनाने के लिए जाती है। माँ जी, आज खाना मैं बनाऊं, अगर आपको बुरा न लगे तो? क्यों नहीं बेटी, तुम्हें जो खाना है वो रसोई में बना सकती हो। शवन्या रसोई में जाकर जादू से सारा खाना तैयार करती है। इतनी देर में सुधीर भी आ जाता है। तुम कौन हो और मेरे घर में क्या कर रही हो? सुधीर बेटा, ये शवन्या है। आज दोपहर को मैं जब सुधीर की माँ उसे सारी बात बताती है। माँ, ऐसे किसी पर भरोसा नहीं करते। न जाने कौन है, कहाँ से आई है, और तुमने तो अपना पूरा घर ही उसे दे दिया। माँ तुम बहुत सीधी हो। सुधीर बेटा, ऐसी बात नहीं है, वो बच्ची बहुत अच्छी है। सुधीर की सारी बातें शवन्या सुन लेती है और वहां से जाने लगती है। माँ जी, मुझे लगता है मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं। सुधीर जी नहीं चाहते कि मैं यहाँ पर रहूं, और आप दोनों के बीच में मेरी वजह से कोई मनमुटाव हो, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं कहीं और अपने रहने का इंतजाम कर लूंगी। अरे नहीं बेटा, ऐसा ना कहो। सुधीर, तू अपने कमरे में जा, मैं तेरे लिए वहीं खाना लेकर आती हूँ। शवन्या के आ जाने से उस बूढ़ी महिला को बहुत आराम हो गया था। एक शाम शवन्या बाजार से आ रही थी, तभी मोहल्ले के कुछ लड़के उसके पीछे पड़ जाते हैं। अरे ये तो वही लड़की है ना जो आजकल सुमन आंटी के घर में रुकी हुई है? हाँ भैया, सुधीर भैया के तो मजे हैं। एक अकेली लड़की उनके घर में रह रही है, और वो भी बिना किसी रिश्ते के। भाई वैसे देखने में तो बिल्कुल सुंदर नहीं है, इसके चेहरे पर कितने गंदे निशान हैं। फिर कैसे पसंद किया? मन तो कर रहा है अभी अपने असली रूप में आकर इन दोनों को डस लूं, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती, मेरा सच सामने आ जाएगा। तभी सुधीर भी वहां से निकल रहा था। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई है? शबन्या को कुछ कहने की हिम्मत कैसे हुई तुम दोनों की? अभी बताता हूँ। अबे तेरी ये लगती कौन है? ये मेरी होने वाली पत्नी है, और कुछ ही दिनों में हम दोनों की शादी हो रही है, समझे? घर आकर सारी बात अपनी माँ से कहता है। अगर मैंने इस शादी के लिए मना किया तो ये लोग मुझ पर शक करेंगे। मुझे शादी के लिए हाँ कहना ही होगा। मेरे पास ये अच्छा मौका है, इसी बहाने मैं किसी सौंदर्य सदन में तैयार भी हो जाऊंगी, और तैयार होते ही मेरे चेहरे के भद्दे निशान गायब हो जाएंगे। फिर मैं नागलोक वापस लौट जाऊंगी। शवन्या शादी के लिए हाँ कह देती है और अपने माता पिता को भी इस बारे में खबर देती है। शादी के दिन शवन्या अपनी सास के साथ ब्यूटी पार्लर पहुंचती है। मेरी होने वाली बहू का ऐसा श्रृंगार करना कि लोग देखते रह जाएं। आप चिंता मत कीजिए, हम इनके चेहरे के सारे दाग धब्बे मिटा देंगे। शवन्या को ब्यूटी पार्लर वाली लेडी बहुत सुंदर तैयार करती है। दुल्हन के रूप में शवन्या बहुत सुंदर लग रही थी। तभी ब्यूटी पार्लर वाली की नजर सामने बने शीशे पर जाती है। देखिए आप कितनी सुंदर लग रही हैं। आपके चेहरे के सारे निशान भी मैंने मेकअप से छुपा दिए हैं। शवन्या शीशे की तरफ देखती है। ओह, ये तो कोई नागिन है। वो देखो सामने शीशे में इस लड़की की जगह एक सांप दिखाई दे रहा है। भागो 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 यहाँ से। रुक जाइए, मैं ऐसी नहीं हूँ जैसा आप मुझे समझ रहे हैं। मेरी बात तो सुनिए। माँ जी, माँ जी, एक नागिन मेरी बहू नहीं हो सकती। तू तो हमें डस लेगी। ऐसा ना कहिए माँ जी, मैं आपको पूरी बात बताती हूँ। तब तक सुधीर भी वहां आ जाता है। शवन्या सारी सच्चाई बताती है और रोने लगती है। नागराज और नागरानी उनके कुलगुरु के साथ वहां प्रकट होते हैं। पुत्री शवन्या ने किसी को धोखा नहीं दिया, ये सत्य कह रही है। मैंने ही शवन्या को धरती लोक पर भेजा था। माँ, पिताजी, मैं सुधीर से प्यार करने लगी हूँ और मुझे माँ जी के साथ ही रहना है। सुधीर को मेरे स्वभाव से प्यार हुआ, उसने मेरे रंग रूप को नहीं देखा। माँ जी भी मुझे बहुत प्यार करती है, नहीं तो कोई किसी पर क्यों विश्वास करेगा। उन्होंने मुझ पर किया, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। पुत्री, तुम्हारी ये करुण बातें सुनकर मेरा भी हृदय पिघल गया है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ।
मेरी शक्तियों से तुम आज के बाद एक साधारण स्त्री का ही जीवन व्यतीत करोगी। अब तुम नागिन नहीं हो। कुलगुरु की बातें सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। शैवन्या के चेहरे के सारे दाग धब्बे खत्म हो गए थे। सुधीर और शैवन्या की शादी हो जाती है। उस दिन से शैवन्या धरती लोक पर ही सुधीर और अपनी सास के साथ खुशी खुशी रहने लगी। रामगढ़ नामक एक गांव में सुजीत नाम का एक किसान अपनी पत्नी उर्मिला और मां के साथ रहता था। अभी 2 महीने पहले ही उर्मिला ने एक बेटे को जन्म दिया था। बेटे के जन्म के बाद उर्मिला घर के कामों में ज्यादा व्यस्त रहने लगी। उसके पास सुजीत से बात करने का भी समय नहीं रह पाता था। रात में बच्चे के रोने की वजह से सुजीत और चिड़चिड़ा हो गया था। इसी कारण वो उर्मिला से सीधे मुंह बात भी नहीं करता था। एक रात, अरे उर्मिला, इसे चुप करा है, नहीं तो मैं कल से आंगन में सो जाऊंगा। तुम सो जाओ, मैं इसे बाहर ले जाती हूँ, आंगन में ठंडी हवा के बीच सो जाएगा। बहू, ला मुन्ना को थोड़ी देर मुझे दे दे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। सुजीत का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। एक सुबह, अरे इतनी तेज बारिश हो रही है, आज खेत पर मत जाओ, रहने दो, खेत में पानी भरा हुआ होगा। घर रहकर क्या करूंगा है? कौन सा तेरे पास मेरे लिए समय? तू सारा दिन या तो रसोई में लगी रहेगी या मुन्ना को संभाले फिरेगी। कम से कम खेत पर जाकर थोड़ा मन ही बहला लूंगा। सुजीत गुस्से में खेत पर चला जाता है। बारिश तेज हो रही थी। खेत के सामने ही एक नदी बहती थी। सुजीत ने देखा एक लड़की नदी में कूदकर अपनी जान ले रही है। सुजीत को तैरना आता था। वो भी लड़की के पीछे नदी में कूद जाता है और किसी तरह उसे बचाकर किनारे पर लाता है। लड़की रोने लगती है। आपने मुझे क्यों बचाया? मुझे मर जाने दिया होता। मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। मेरे माँ बाप इस दुनिया से चले गए। अब मैं किसके सहारे रहूंगी? ऐसा नहीं कहते। भगवान ने हमें जीवन दिया है, इसे हमें ऐसे खत्म नहीं कर देना चाहिए। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम काजल है। काजल देखने में इतनी सुंदर थी कि सुजीत उसके रूप पर मोहित हो गया। वो बातें करती रही और सुजीत उसको देखता रहा। सुजीत के खेत पर एक छोटी सी झोपड़ी बनी हुई थी। सुजीत ने काजल को अपनी झोपड़ी रहने के लिए दे दी। अब तो रोजाना ही सुजीत खेत पर आता तो काजल के साथ घंटों बातें करता। काजल उसके लिए गरम गरम खाना बनाती और सुजीत बहुत चाव से खाता। धीरे धीरे सुजीत को काजल से प्यार हो गया और एक दिन उसने अपने मन की बात काजल से कह दी। काजल, मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? पर मेरी पत्नी और बेटा भी है, तुम्हें इससे कोई एतराज तो नहीं है ना? आपने तो मेरी जान बचाई है। मेरे इस जीवन पर आपका हक है, तो आपकी पत्नी बनकर मुझे बहुत खुशी होगी। काजल की बात सुनकर सुजीत बहुत खुश होता है और वो दोनों गांव के मंदिर में शादी कर लेते हैं। ये बात जब उर्मिला और सुजीत की माँ को पता चलती है तो उन दोनों के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। काजल उर्मिला की सौतन बनकर घर में आ जाती है। अब तो सुजीत हर वक्त काजल के साथ ही समय बिताता था। एक दिन सुजीत को किसी काम से बाहर जाना था। सास अपने कमरे में थी। उर्मिला मुन्ना का दूध गर्म कर रही थी। मुन्ना बाहर आंगन में झूले में सो रहा था। उर्मिला बाहर आई तो उसने देखा कि सांप मुन्ना के बराबर में बैठा है। वो चिल्ला पड़ती है, सांप सांप, कोई मेरी मुन्ना को बचाओ। माँ जी, मुन्ना के झूले पर सांप है। क्या सांप? हे भगवान, कहाँ है सांप? बहू, मुन्ना के झूले पर तो कोई नहीं है। लगता है तुम्हें धोखा हुआ है। इतनी देर में सुजीत भी घर आ जाता है और काजल अपने कमरे से बाहर आ जाती है। सुजीत, तुम्हारी पत्नी और माँ बहुत परेशान करती हैं। पता नहीं मेरे सोने का समय है और मेरी नींद खराब कर रही हैं। उर्मिला, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, जब काजल सो रही होती है उस समय कोई शोर नहीं करना, पर तुम हो कि मानती नहीं हो। माँ जी, मैंने सांप यही देखा था। मेरी आंखों का धोखा नहीं हो सकता। जब किसी इंसान की नींद पूरी ना हो तो हर तरफ सांप बिच्छू ही नजर आते हैं। बात आई गई हो जाती है, पर उर्मिला को उसके बाद भी 1-2 बार घर में सांप दिखाई दिया। वो इस बात से बहुत डर गई थी। एक रात उर्मिला के सामने एक ऐसी सच्चाई आ जाती है जिसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक रात जब सब सो रहे थे और उर्मिला मुन्ना को गोदी में लेकर आंगन में टहल रही थी, तभी उसकी नजर सुजीत के कमरे की खिड़की पर जाती है। सो जा लाल मेरे, सो जा मीठी मीठी। अरे, ये इतनी रात में काजल बिस्तर से क्यों उठ गई? ये मुंह में क्या चमकती चीज रख रही है? काजल नागिन बन गई? मैं ये सब क्या देख रही हूँ? एक नागिन मेरी सौतन बनकर आई है। ये सब क्या हो रहा है भगवान? मुझे सबको ये सच्चाई बतानी होगी। मेरा शक सही था, ये काजल ही थी जो मुझे नागिन के रूप में दिखाई दे रही थी। अब सबसे पहले मुझे इस मणि को अपने कब्जे में लेना होगा। उर्मिला घबरा जाती है।
उसे सबकी जान का खतरा था, इसलिए वो इस बात को नहीं छुपाती और जब काजल किसी काम में लगी हुई थी वो उसकी मणि उठा लेती है। उर्मिला सास और सुजीत के सामने पूरी सच्चाई कह देती है, जिसे सुनकर काजल गुस्से में आ जाती है। ये औरत झूठ बोल रही है, ये हम दोनों से जलती है सुजीत, इसीलिए ये मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रही है। मैं कोई नागिन नहीं हूँ, मैं तुम्हारी पत्नी काजल हूँ, इस पर बिल्कुल भी विश्वास मत करना। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो फिर ये क्या है? ये मणि तो तुम्हारी है ना, जिसे मुंह में रखकर तुम नागिन बनती हो। उर्मिला के हाथ में अपनी मणि देखकर काजल पागलों की तरह चिल्लाने लगती है। ये मणि, ये तुम्हारे पास कैसे आई? इसे मुझे वापस करो, ये मणि मेरी है। काजल, इसका मतलब उर्मिला सच कह रही है, तुम एक नागिन हो? हाँ, मैं हूँ एक नागिन, पर आज ये उर्मिला मेरे हाथों से नहीं बचेगी। मेरी मणि कोई नहीं लेगा। इतना कहते ही काजल उर्मिला के हाथ से मणि छीन लेती है और अपने मुंह में रखकर नागिन बन जाती है। इतनी देर में उर्मिला की सास गांव के सपेरे रघुवंश को बुलाकर ले आती है। रघुवंश अपनी बीन बजाने लगता है, जिसे सुनकर काजल नागिन के रूप में छटपटाने लगती है। सपेरा रघुवंश कुछ मंत्र पढ़कर उस नागिन को पिटारे में बंद कर लेता है। अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने इस नागिन को पकड़ लिया है, अब इसे दूर जंगल में छोड़ आऊंगा। बाबा, बस एक बार काजल से मैं बात करना चाहता हूँ, क्या आप उसे थोड़ी देर के लिए असली रूप में ला सकते हो? ठीक है, कल तुम लोग मेरे पूजा स्थल पर आना, वहाँ मैं इसे एक शीशे के संदूक में रख दूंगा, ताकि अपने रूप में आकर तुम सबको कोई नुकसान न पहुँचा सके। अगले दिन सुजीत उर्मिला और अपनी माँ के साथ सपेरे के पूजा स्थल पर पहुँचता है। नागिन बनी काजल शीशे के संदूक में कैद थी। वो अपने रूप में आती है और सारी सच्चाई बताती है। तुमने ऐसा क्यों किया काजल? तुमने मेरे हंसते खेलते परिवार में फूट डलवा दी। मैं तुम्हारी बातों में आ गया और अपनी पत्नी, माँ और अपने बच्चे से दूर हो गया। तुमने जैसा मेरे साथ किया वैसा कभी किसी के साथ मत करना। मुझे माफ कर दो, मैंने नफरत में ऐसा किया और नफरत ही सब कुछ जलाकर खाक कर देती है। आज से कुछ वर्ष पूर्व मैं अपने नाग के साथ तुम्हारे खेत पर बिल बनाकर रहती थी। तभी खेत की सफाई करते हुए एक किसान ने गलती से मेरे नाग को मार दिया। मैं उस किसान को नहीं पहचान पाई। शायद उसने वो खेत तुम्हें बेच दिया था, पर मुझे तो बदला लेना था। मेरे नाग की मौत इसी खेत पर हुई थी, इसलिए मैंने जब तुम्हें इस खेत पर काम करते देखा तो तुमसे बदला लेने के लिए मैंने ये सब किया। पर जब तुमने मेरी जान बचाई तो मुझे देखा कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, इसलिए मैंने उस समय तुम्हें नहीं मारा। मैं तुम्हें अपना बनाना चाहती थी, तुम्हारी पत्नी और परिवार को मार देना चाहती थी, पर हर बार तुम सब बच गए और उर्मिला के साहस ने ये सब होने से रोक दिया। अब मैं अपनी गलती का पश्चाताप करूंगी। मैं यहाँ से नागलोक वापस चली जाऊंगी और कभी नहीं आऊंगी। सुजीत, उर्मिला बहुत अच्छी पत्नी है, उसने तुम्हारी जान की रक्षा की है। तुम दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहना। इतना कहते ही वो नागिन अपनी शक्तियों से वहाँ से अदृश्य हो जाती है। उस दिन के बाद सुजीत अपने आप को बदल लेता है और अपने परिवार और पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। रामगढ़ नामक एक गांव में सुजीत नाम का एक किसान अपनी पत्नी उर्मिला और माँ के साथ रहता था। अभी 2 महीने पहले ही उर्मिला ने एक बेटे को जन्म दिया था। बेटे के जन्म के बाद उर्मिला घर के कामों में ज्यादा व्यस्त रहने लगी। उसके पास सुजीत से बात करने का भी समय नहीं रह पाता था। रात में बच्चे के रोने की वजह से सुजीत और चिड़चिड़ा हो गया था। इसी कारण वो उर्मिला से सीधे मुंह बात भी नहीं करता था। एक रात, अरे उर्मिला, इसे चुप करा है, नहीं तो मैं कल से आंगन में सो जाऊंगा। तुम सो जाओ, मैं इसे बाहर ले जाती हूँ, आंगन में ठंडी हवा के बीच सो जाएगा। बहू, ला मुन्ना को थोड़ी देर मुझे दे दे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। सुजीत का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। एक सुबह, अरे इतनी तेज बारिश हो रही है, आज खेत पर मत जाओ, रहने दो, खेत में पानी भरा हुआ होगा। घर रहकर क्या करूंगा है? कौन सा तेरे पास मेरे लिए समय? तू सारा दिन या तो रसोई में लगी रहेगी या मुन्ना को संभाले फिरेगी। कम से कम खेत पर जाकर थोड़ा मन ही बहला लूंगा। सुजीत गुस्से में खेत पर चला जाता है। बारिश तेज हो रही थी। खेत के सामने ही एक नदी बहती थी। सुजीत ने देखा एक लड़की नदी में कूदकर अपनी जान ले रही है। सुजीत को तैरना आता था। वो भी लड़की के पीछे नदी में कूद जाता है और किसी तरह उसे बचाकर किनारे पर आता है। लड़की रोने लगती है, आपने मुझे क्यों बचाया? मुझे मर जाने दिया होता। मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। मेरे माँ बाप इस दुनिया से चले गए, अब मैं किसके सहारे रहूंगी? ऐसा नहीं कहते, भगवान ने हमें जीवन दिया है, इसे हमें ऐसे खत्म नहीं कर देना चाहिए। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम काजल है। काजल देखने में इतनी सुंदर थी कि सुजीत उसके रूप पर मोहित हो गया। वो बातें करती रही और सुजीत उसको देखता रहा। सुजीत के खेत पर एक छोटी सी झोपड़ी बनी हुई थी। सुजीत ने काजल को अपनी झोपड़ी रहने के लिए दे दी।
अब तो रोजाना ही सुजीत खेत पर आता तो काजल के साथ घंटों बातें करता। काजल उसके लिए गरम गरम खाना बनाती और सुजीत बहुत चाव से खाता। धीरे धीरे सुजीत को काजल से प्यार हो गया और एक दिन उसने अपने मन की बात काजल से कह दी। काजल, मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? पर मेरी पत्नी और बेटा भी है, तुम्हें इससे कोई एतराज तो नहीं है ना? आपने तो मेरी जान बचाई है, मेरे इस जीवन पर आपका हक है, तो आपकी पत्नी बनकर मुझे बहुत खुशी होगी। काजल की बात सुनकर सुजीत बहुत खुश होता है और वो दोनों गांव के मंदिर में शादी कर लेते हैं। ये बात जब उर्मिला और सुजीत की माँ को पता चलती है तो उन दोनों के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। काजल उर्मिला की सौतन बनकर घर में आ जाती है। अब तो सुजीत हर वक्त काजल के साथ ही समय बिताता था। एक दिन सुजीत को किसी काम से बाहर जाना था। सास अपने कमरे में थी। उर्मिला मुन्ना का दूध गर्म कर रही थी। मुन्ना बाहर आंगन में झूले में सो रहा था। उर्मिला बाहर आई तो उसने देखा कि सांप मुन्ना के बराबर में बैठा है। वो चिल्ला पड़ती है, सांप सांप, कोई मेरे मुन्ना को बचाओ, माँ जी मुन्ना के झूले पर सांप है। क्या सांप? हे भगवान, कहाँ है सांप? बहू, मुन्ना के झूले पर तो कोई नहीं है, लगता है तुम्हें धोखा हुआ है। इतनी देर में सुजीत भी घर आ जाता है और काजल अपने कमरे से बाहर आ जाती है। सुजीत, तुम्हारी पत्नी और माँ बहुत परेशान करती हैं। पता नहीं, मेरे सोने का समय है और मेरी नींद खराब कर रही हैं। उर्मिला, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, जब काजल सो रही होती है उस समय कोई शोर नहीं करना, पर तुम हो कि मानती नहीं हो। माँ जी, मैंने सांप यही देखा था, मेरी आंखों का धोखा नहीं हो सकता। जब किसी इंसान की नींद पूरी ना हो तो हर तरफ सांप बिच्छू ही नजर आते हैं। बात आई गई हो जाती है, पर उर्मिला को उसके बाद भी एक दो बार घर में सांप दिखाई दिया। वो इस बात से बहुत डर गई थी। एक रात उर्मिला के सामने एक ऐसी सच्चाई आ जाती है जिसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक रात जब सब सो रहे थे और उर्मिला मुन्ना को गोदी में लेकर आंगन में टहल रही थी, तभी उसकी नजर सुजीत के कमरे की खिड़की पर जाती है। सो जा लाल मेरे, सो जा मीठी मीठी। अरे, ये इतनी रात में काजल बिस्तर से क्यों उठ गई? ये मुंह में क्या चमकती चीज रख रही है? काजल नागिन बन गई? मैं ये सब क्या देख रही हूँ? एक नागिन मेरी सौतन बनकर आई है। ये सब क्या हो रहा है भगवान? मुझे सबको ये सच्चाई बतानी होगी। मेरा शक सही था, ये काजल ही थी जो मुझे नागिन के रूप में दिखाई दे रही थी। अब सबसे पहले मुझे इस मणि को अपने कब्जे में लेना होगा। उर्मिला घबरा जाती है। उसे सबकी जान का खतरा था, इसलिए वो इस बात को नहीं छुपाती और जब काजल किसी काम में लगी हुई थी वो उसकी मणि उठा लेती है। उर्मिला सास और सुजीत के सामने पूरी सच्चाई कह देती है, जिसे सुनकर काजल गुस्से में आ जाती है। ये औरत झूठ बोल रही है, ये हम दोनों से जलती है सुजीत, इसीलिए ये मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रही है। मैं कोई नागिन नहीं हूँ, मैं तुम्हारी पत्नी काजल हूँ, इस पर बिल्कुल भी विश्वास मत करना। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो फिर ये क्या है? ये मणि तो तुम्हारी है ना, जिसे मुंह में रखकर तुम नागिन बनती हो। उर्मिला के हाथ में अपनी मणि देखकर काजल पागलों की तरह चिल्लाने लगती है। ये मणि, ये तुम्हारे पास कैसे आई? इसे मुझे वापस करो, ये मणि मेरी है। काजल, इसका मतलब उर्मिला सच कह रही है, तुम एक नागिन हो? हाँ, मैं हूँ एक नागिन, पर आज ये उर्मिला मेरे हाथों से नहीं बचेगी। मेरी मणि कोई नहीं लेगा। इतना कहते ही काजल उर्मिला के हाथ से मणि छीन लेती है और अपने मुंह में रखकर नागिन बन जाती है। इतनी देर में उर्मिला की सास गांव के सपेरे रघुवंश को बुलाकर ले आती है। रघुवंश अपनी बीन बजाने लगता है, जिसे सुनकर काजल नागिन के रूप में छटपटाने लगती है। सपेरा रघुवंश कुछ मंत्र पढ़कर उस नागिन को पिटारे में बंद कर लेता है। अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने इस नागिन को पकड़ लिया है, अब इसे दूर जंगल में छोड़ आऊंगा। बाबा, बस एक बार काजल से मैं बात करना चाहता हूँ, क्या आप उसे थोड़ी देर के लिए असली रूप में ला सकते हो? ठीक है, कल तुम लोग मेरे पूजा स्थल पर आना, वहाँ मैं इसे एक शीशे के संदूक में रख दूंगा ताकि अपने रूप में आकर तुम सबको कोई नुकसान न पहुँचा सके। अगले दिन सुजीत उर्मिला और अपनी माँ के साथ सपेरे के पूजा स्थल पर पहुँचता है। नागिन बनी काजल शीशे के संदूक में कैद थी। वो अपने रूप में आती है और सारी सच्चाई बताती है। तुमने ऐसा क्यों किया काजल? तुमने मेरे हंसते खेलते परिवार में फूट डलवा दी। मैं तुम्हारी बातों में आ गया और अपनी पत्नी, माँ और अपने बच्चे से दूर हो गया। तुमने जैसा मेरे साथ किया वैसा कभी किसी के साथ मत करना। मुझे माफ कर दो, मैंने नफरत में ऐसा किया और नफरत ही सब कुछ जलाकर खाक कर देती है। आज से कुछ वर्ष पूर्व मैं अपने नाग के साथ तुम्हारे खेत पर बिल बनाकर रहती थी। तभी खेत की सफाई करते हुए किसान ने गलती से मेरे नाग को मार दिया। मैं उस किसान को नहीं पहचान पाई। शायद उसने वो खेत तुम्हें बेच दिया था, पर मुझे तो बदला लेना था। मेरे नाग की मौत इसी खेत पर हुई थी।
इसलिए मैंने जब तुम्हें इस खेत पर काम करते देखा तो तुमसे बदला लेने के लिए मैंने ये सब किया। पर जब तुमने मेरी जान बचाई तो मुझे देखा कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, इसलिए मैंने उस समय तुम्हें नहीं मारा। मैं तुम्हें अपना बनाना चाहती थी, तुम्हारी पत्नी और परिवार को मार देना चाहती थी, पर हर बार तुम सब बच गए और उर्मिला के साहस ने ये सब होने से रोक दिया। अब मैं अपनी गलती का पश्चाताप करूंगी। मैं यहाँ से नागलोक वापस चली जाऊंगी और कभी नहीं आऊंगी। सुजीत, उर्मिला बहुत अच्छी पत्नी है, उसने तुम्हारी जान की रक्षा की है। तुम दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहना। इतना कहते ही वो नागिन अपनी शक्तियों से वहाँ से अदृश्य हो जाती है। उस दिन के बाद सुजीत अपने आप को बदल लेता है और अपने परिवार और पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।